हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आपके कक्षा 12 सामान्य हिंदी। ये भाई जो साइंस साइड वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है कंप्लीट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर 2022 की अगर मैं बात करूँ, 2022 का जो सेट 1 था आपका, सेट नंबर 1 302 डीपी करके, तो इसकी हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं। पूरे पेपर को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और मैं बता दूँ इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। बस आपको मुझे इस नंबर पर मैसेज करना है 6393666619 पर। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। और ध्यान रखिएगा, पीडीएफ के लिए आपको 99 रुपीज़ की फ़ीस देनी होगी। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको 99 रुपये की फ़ीस लगेगी, मात्र 99 रुपये की। तो इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी अगर आप फीस देते हैं तो सबसे पहले हम लोग निर्देश की बात कर लेंगे। अगर हम लोग निर्देश की बात करते हैं तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। तो खंड का की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास जो प्रश्न नंबर 1 होगा, प्रश्न नंबर 1 में आपके पास का, ख, ग, घ, अंगा करके 5 सवाल आएंगे। सबको जो एक एक नंबर का सवाल होगा। और आपको याद होगा साहित्य पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों का जो टेस्ट सीरीज चलाया है उस पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है और आप सभी ने वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखे होंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहा है कि हिंदी कलेक्ट्री के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, अमरकांत जी, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ आप देखेंगे कि डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक अमरकांत हैं। इस कहानी का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। भारत की एकता के रचनाकार हैं, तो आंसर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भारत की एकता के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल है, यह इनका निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है पहले के गा के अंतर्गत में निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है वो कौन सी है, तो आंसर है कल्पलता। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कल्पलता है। यह इनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ है। लेकिन आपको बस मेनली क्या याद रखना है, तो भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो कौन सी है, वो कल्पलता है। और इस प्रकार से हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करने वाले में एक एक जानकारी आपको देता जाऊंगा। देखिए जहां पर आपको बहुविकल्पी या फिर 1 नंबर के 1 लाइनर सवाल होंगे उनको तो मैं पूरा हल कराता जाऊंगा। बाकी का आप पीडीएफ को अच्छी तरीके से देखते जाइएगा और पूरा वीडियो बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दो। इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जो हिंदी के पेपर है उससे पहले मैं आपको बहुत सारे पेपर सॉल्व करके दे दूंगा। तो अगला है पहले का घा के अंतर्गत निम्नलिखित में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, ये आपको बताना है। तो धरती के फूल जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि मेरे विचार साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचना है। धरती के फूल रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। पहले का अंगा सवाल देखें तो आरोहण प्रमुख है स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, ये पूरा नाम है। ठीक है ना। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ में आध्यात्मिक सफर पुस्तक के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। इस पुस्तक का प्रकाशन 2015 में हुआ था। हम सभी के पीपल्स प्रेसिडेंट कहे जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पीपल्स प्रेसिडेंट कहे जाते हैं, लोगों के राष्ट्रपति। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास 5 क्वेश्चन रहेंगे का, ख, ग, घ, अंग करके, और वहां पर भी काव्य से, यहाँ पर काव्य से संबंधित आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला कह रहा है निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा निम्नलिखित महाकाव्यात्मक रचना कौन सी है, तो आंसर है आपका वैदेही वनवास। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित महाकाव्य वैदेही वनवास है। वैदेही वनवास में कुल 18 सर्ग हैं। रुक्मणी परिचय हरिओद लिखित नाटक है। रस कलश काव्य कृति तथा अधखिला फूल उपन्यास है। ठीक है, अगला है आपके पास कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना है वो कौन सी है, तो आंसर है हमारे पास सिद्धराज। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हर एक की आप रचना देख सकते हैं। तो सिद्धराज जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इसके बाद कानन कुसुम की बात कर लें तो जयशंकर प्रसाद जी की। उत्तरा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की। और दीपशिखा सब लोग जानते हैं महादेवी वर्मा जी की। तो यहाँ पर आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि आपको जिसका पता है उसको भी आप छांट सकते हैं। जैसे दीपशिखा सबको पता होगा महादेवी वर्मा जी की है और कानन कुसुम जो है वो सबको पता होगा जयशंकर प्रसाद की है। तो बस इस तरीके से छांट भी लिया करो अलग अलग ऑप्शन देख के।
और दूसरे के गा की बात कर लें तो अज्ञे जी को निम्नलिखित में किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आंसर है कितनी नामों में कितनी बार। और अगर मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों की क्लास ली है उनको फायदा होगा। आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन आपको जो है वो बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अज्ञे जी को कितनी नामों में कितनी बार पर 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आंगन के पार द्वार के लिए अज्ञे जी को 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी आप याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भी अज्ञे जी को आंगन के पार द्वार के लिए मिला था। ठीक है, तो दूसरे का घा आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो आंसर है हमारे पास परशुराम जी की प्रतीक्षा। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर की रचना है, जिसका प्रकाशन 1987 ईस्वी में हुआ है, 1987 में हुआ है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि शिला पंख चमकीले ये गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती, ये बहुत लोगों को पता होगा। और अनामिका जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। और दूसरे का अंतिम जो सवाल है अंगा नंबर का, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? तो आंसर है महादेवी वर्मा जी की। तो ये एक कविता संग्रह है और इसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ है। महादेवी वर्मा जी की रचना है ये। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मिला के यहाँ पर 10 बहुविकल्पी सवाल पूछे जाते हैं। अगर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही तो सही आपको एक नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, और गलत तो मतलब गलत, पूरा 1 नंबर जाएगा। तो अगर 10 में अगर आप 10 क्वेश्चन कर आते हैं सही के सही, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा विक्ट्री वाला काम है। आप समझ लीजिए 10 में 10 क्वेश्चन करना एक बहुत बड़ा काम है। और आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको इस प्रकार से दिए रहेंगे कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको अथवा करके 2 गद्यांश दिए जाएंगे। ठीक है ना, आपके ही पार्ट से रिलेटेड 2 गद्यांश दिए जाएंगे और उसमें हमारे पास क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। तो ये गद्यांश से आपको सीधे सीधे 10 नंबर मिलते हैं। गद्यांश के लिए आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। ये आपको पढ़ के देखना है। ये पहली बात कौन से पार्ट का है ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा बहुत पार्ट आप वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा, पार्ट अच्छे से देख लीजिएगा। और 1-2 बार अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और बाकी का ये होता है कि कौन सा आपका शब्द यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो है वो पाठ है। राष्ट्र के स्वरूप से ये लिया गया है। और यहाँ पर ये जो है पूरा पाठ आपको दिया गया है इस तरीके से। इसके अलावा इसमें ये जो 5 क्वेश्चन दिए, अब इन 5 क्वेश्चनों को आप लोग देख लेना। ये हर एक क्वेश्चन के लिए जो उत्तर है ये आपको नीचे दिया हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़ते जाइएगा, देखते जाइएगा। ठीक है, मैं इसको पूरा जरूर नहीं करा रहा हूँ, ध्यान रखिए। और आखिरी में आपसे ये भी पूछा जाता है कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। और आपने देखा ये वाला जो आपका गद्यांश था ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी के राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। तो यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन देख लिए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और इनके जो उत्तर हैं वो इस प्रकार से रहने वाले हैं। यहाँ पर आप ये उनके उत्तर देख लेंगे और मैं इन पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। देखो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया है कि अगर आपको इनका जो पीडीएफ है, पीडीएफ के रूप में वो आपको मेरे नंबर पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये रहते हैं। आप समझ गए कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत आपके पास 2 गद्यांश दिए रहेंगे और 2 गद्यांश में आपको एक करना होता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दे दिए हैं, ठीक है, जिनका आप आंसर इस प्रकार से ये देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये गा वाला था और ये घा के लिए है। और मैंने आपको बता दिया कि ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल से। और अथवा करके आपके पास एक और गद्यांश रहेगा और ये आप दूसरा गद्यांश देख रहे हैं, रमणीयता और नित्य नूतनता, इस तरीके से ये करके दे दिया गया है। ठीक है, और ये दूसरा गद्यांश में भी आपके पास क्या रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। भैया देखो ये 5 क्वेश्चन हमारे पास हैं। इन 5 क्वेश्चनों को आपको बताना है और ये उपरोक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम बताना। तो ये आपका कहाँ से लिया गया, भाषा और आधुनिकता से, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है ये। और आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो भी गद्यांश में दिया होगा उसको आपको हल करके बताना है। तो ये आप उत्तर देख लीजिए, इस तरीके से ये उत्तर यहाँ पर आपके पास हैंगे। और जो ये पाठ है आपका भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखे थे। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को रोक कर भी आप लोग देख सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पहले क्वेश्चन में 5 नंबर, दूसरे क्वेश्चन में 5 नंबर और तीसरे क्वेश्चन में 10 नंबर। अभी तक हम लोग 20 नंबर कवर कर चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की भी बात कर लें तो यहाँ पर आपके पास पद्यांश आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका गद्यांश पर आधारित, ये आपके पद्य पर आधारित रहेगा और यहाँ पर भी वही चीज रहेगी, 2 पद्यांश दिए रहेंगे जिसमें से आपको एक करने के लिए रहेगा अथवा करके रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा और यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो अगर आप पद्यांश करते हैं तो 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे और यहाँ से आपके पूरे 30 नंबर हो गए। तो ये आपको एक पद्यांश दे दिया गया है, आपको ये देखना है, पढ़ना है, समझना है, सोचना है। और ये कहाँ से लिया गया है, ये केकई अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं आपको पता होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 5 क्वेश्चनों को आपको करना होगा, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। तो आपके पास कितने हो गए, 5 जो क्वेश्चन हो गए, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, 10 नंबर यहाँ से आपके पद्यांश से बनते हैं। और उपयुक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो क्या है, केकई का अनुताप ये आपका है और कहाँ इसके जो कवि हैं वो कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो इन सभी सवालों का जो उत्तर है वो आपको यहाँ नीचे दिया है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपके सामने उत्तर है, इनको आप लोग देख लीजिएगा, ये गा नंबर है और ये घा नंबर है। और आप ये देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जो है वो केकई का अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत है, इसके कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त जी है। और मैं आपको बताऊं तो अथवा करके, जैसे मैंने आपसे कहा, अथवा करके हमारे पास एक और रहेगा पद्यांश जिसको आपको कर सकते हैं। 2 में से कोई एक करने के लिए रहता है, आपको जो उचित लगे पढ़ के, आप जो पढ़ के गए हैं, जो समझ के गए हैं, सोच के गए हैं, वो आप कर लीजिएगा अच्छी तरह देख के। तो ये वाला जो आप पद्यांश देख रहे हैं ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का अभिनव मनुष्य करके है, वहाँ से लिया गया है। और इसके लिए ये रहे आपके पास 5 क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चनों को आपको करना होगा और आखिरी में देखेंगे आप उपयुक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो सभी क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर उत्तर देख पाएंगे जो कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। रेखांकित अंश की व्याख्या ये दी हुई है और जो आखिरी क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको कविता का शीर्षक अभिनव मनुष्य बताना है और कवि जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक लगा लिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 5 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 5 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 10 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 10 नंबर का, 30 नंबर यहाँ से हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 2 रहेंगे, का और खा करके, जिसमें आपको लेखक का साहित्य के परिचय देना है और कवि का जीवन परिचय देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक शब्द लिखा है, ये आपका अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 और 2 मिलके करके 5 नंबर का सवाल ये बनता है। तो ये वासुदेव शरण जी अग्रवाल जी का जो जीवन परिचय है वो आप देख पा रहे हैं बढ़िया तरीके से, इस तरीके से आपको लिखना है। और मैं आपको बता दूं कि जीवन परिचय पर हम लोगों ने एक पूरी सीरीज दे रखी है, एक अच्छी तरीके से जीवन परिचय आपको समझा रखे हैं। तो अगर आपने जीवन परिचय अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, जीवन परिचय का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप जीवन परिचय तैयार कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के खा की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपसे कह रहा कि कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 80 शब्द है, यहाँ पर भी आपको 5 नंबर मिलने हैं, ठीक है। तो हमारे पास है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। आपको जिनका भी अच्छी तरीके से याद है, तैयार है, उनका आपको लिख के आना है और 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे पूरे। तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से जीवन परिचय रहेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का, ये आप देख पा रहे हैं। फिर हमारे पास है सुमित्रा नंदन पंत जी का ये जीवन परिचय और इसको आप बढ़िया तरीके से यहाँ पर देख पाएंगे इस तरीके से। और ये रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। तो किसी एक का करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों का दे दिया। आपको जिसका सही लगता है, जिसको याद हो जाए, आपको उसका जो है वो बढ़िया तरीके से कर लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। तो अभी तक आप लोग जो है वो 40 नंबर कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। जीवन परिचय में जो है वो 5-5 नंबर मिलते हैं, एक आपका लेखक वाले पर और एक कवि वाले पर। 5 नंबर लेखक में और 5 नंबर कवि पे जीवन परिचय पर आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 40 नंबर अभी तक कवर कर लिए हिंदी के। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जो आपको 5-5 नंबर देके जाता है। तो खंड का जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 तक। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका कहानी वाला रहता है और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका खंड काव्य वाला रहता है। तो दोनों से 5-5 नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है। और यहाँ से आपके टोटल 50 नंबर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि यहाँ पर आपके ऑप्शन भरे पड़े। देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, ठीक है ना। अथवा लगा दिया, यानी आपको ध्रुव यात्रा का करना है या तो बहादुर का करना है। यहाँ तो आपको अथवा लगा ही है। इसके साथ एक क्वेश्चन और रहेगा, वो अथवा में रहेगा। मतलब कहने के आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए 4 ऑप्शन है,
ठीक है। या तो आप ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिख दीजिए या फिर आप बहादुर कहानी का सारांश लिख दीजिए, या चल रहा भी, ठीक है ना। एक करना है आपको कोई भी। और अभी सुनिएगा, अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया रहेगा आपके पास, और अथवा करके आप देखेंगे कि आपके पास एक क्वेश्चन भैया और है आपके पास कहानी से संबंधित, जो कि आपको कह रहा है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो आपने क्या देखा था कि दो क्वेश्चन हमारे पास ऊपर, वो जो एक क्वेश्चन दिया था उसमें भी अथवा करके था, और अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया जिसमें भी अथवा करके दिया है। मतलब कहने का आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 4 ऑप्शन है, कोई एक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत आपके पास 4 ऑप्शन है, कोई एक करना है और उसके आपको 5 नंबर मिल जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे ये आपको दिया है ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। ये पूरा ही सारांश जो है वो बढ़िया सा अच्छी तरीके से लिखा हुआ, वेल मेंटेन तरीके से आपको ये कहानी का सारांश यहां पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपके पास ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश है, जिसको आप पीडीएफ के रूप में, जैसे मैंने आपसे कहा, पीडीएफ के रूप में आप देख पाएंगे, या फिर आप वीडियो को पॉज कर करके भी आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश आपसे कह रहा था, या फिर आपको करना था बहादुर कहानी का सारांश। और बहादुर कहानी किसने लिखी है भैया? अमरकांत जी ने बहादुर कहानी लिखी है। तो या तो आप ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिख दीजिए अथवा करके, या फिर आप बहादुर कहानी का सारांश लिख दीजिए, और आपको ये पूरा सारांश आप यहाँ देख पाएंगे। ये पूरा सारांश दिया हुआ है बहादुर कहानी का। और जैसा मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपके पास करने के लिए 4 ऑप्शन है। अथवा करके क्वेश्चन में आप ये देख रहे हैं कि आपके पास करने के लिए पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर भी प्रकाश डालने के लिए कह रहा है। तो पंचलाइट कहानी का जो है वो उद्देश्य ये रहा आपके सामने, कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे। पंचलाइट जो कहानी है उसका उद्देश्य, ये पूरा उद्देश्य दिया हुआ भैया, ये पूरा उद्देश्य आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, पॉज करके वीडियो आप देख सकते हैं चाहो तो, और अथवा करके यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा बहादुर कहानी का जो उद्देश्य है। ये आप यहाँ पर बहादुर कहानी का उद्देश्य देख पा रहे हैं, जो इस तरीके से आपके पास दिया हुआ है। इसको आप बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा और आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने ये समझा, देखिए एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करना सिर्फ एक ही चीज है, करना भैया सिर्फ एक ही चीज है। 5 नंबर मिलते हैं और 4 ऑप्शन होते हैं। एक प्रकार से 1-2 क्वेश्चन रहते हैं और क्वेश्चन के अंदर ही अथवा करके दिया रहता है। 2 क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, और हर एक को मतलब जो एक क्वेश्चन होगा पर्टिकुलरली उसमें भी अथवा रहेगा। तो इसका मतलब कुल कितने हो गए? 4 ऑप्शन में एक करने के लिए आपके पास रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात कर लें तो यहाँ पर भी आपके पास 5 नंबर हैं भैया, समझना, ये भी 5 नंबर है। और मैं आपको बता दूं कि खंड काप 100 पठित, जो खंड काप होता है वो 100 पठित होता है। यानी होता क्या है, बेसिकली हर जिले के लिए एक अलग जो है वो खंड काप होता है। हर जिले के लिए, महोबा में जितने भी जिले हैं ना, तो उनके लिए कुछ कुछ जो खंड काप है वो डिवाइडेड है, बटे हुए हैं। और खंड काप में आप के लिए 5 नंबर फिक्स हैं, 5 नंबर आपके लिए कहेंगे। और आपको कोई एक खंड काप जो आपके जिले से संबंधित है, अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे जिले में कौन सा खंड काप इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करना, मैं बता दूंगा कि आपको कौन से जिले में कौन सा खंड काप इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ रहता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। जैसे मुक्ति यज्ञ खंड काप है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा रश्मि रथी खंड काव्य है, आलोक व्रत खंड काव्य है, सत्य की जीत है, और त्यागपति है, और श्रवण कुमार है, ठीक है ना। तो कोई एक करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें भी ये मायने रखता है कि खंड काव्य जो है वो आपके जिले में कौन सा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। नहीं पता है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता देना, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। और उत्तर के लिए अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर मैंने मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर नमक आंदोलन से संबंधित जो कथा है वो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के बारे में कह रहा था, तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के बारे में यहाँ पर ले लिया है। कमेंट्स करके बताना मुक्ति यज्ञ खंड काव्य जो है वो किस किस जिले में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। और मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के अंतर्गत आपसे ये पूछा गया था कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर नमक आंदोलन से संबंधित कथा अपने शब्दों में लिखिए अथवा में, मतलब करना, आप देखिए जहां पर जिस जिले में जो खंड काव्य इस्तेमाल होगा वो करना है, और वहां पर भी अथवा रहेगा आपके पास। दो में से कोई एक करने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो या तो आप ये करिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर मुक्ति यज्ञ खंड काव्य आपके जिले में इस्तेमाल होता है, या फिर आप ये करिएगा। तो दोनों में से कोई एक करना है, इस बात को ध्यान रखना।
और मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का जो चरित्र चित्रण है वो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। तो ये जो गांधी जी का चरित्र चित्रण यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसको बढ़िया तरीके से या तो आप पॉज करके देख लीजिए या फिर आप मुझसे PDF मांग लेना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया हमारा जो खंड का था, ठीक है ना, और आप खंड का में ये पाएंगे कि जो पहला क्वेश्चन वहाँ से आपके पास 5 नंबर, दूसरा क्वेश्चन वहाँ पर 5 नंबर, तीसरा क्वेश्चन वहाँ से आपके पास 10 नंबर, चौथे क्वेश्चन से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। पांचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको 5 + 5 करके जो है लेखक का साहित्य परिचय और कवि का साहित्य परिचय करके 10 नंबर वहाँ से मिल जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास 5 नंबर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से आपके पास 5 नंबर आ जाएंगे। तो आपने काउंटिंग की होगी, हमारे पास टोटल कितने नंबर हो गए यहाँ पर खंड का से 50 नंबर ये पूरे बन जाते हैं। अब हम आ जाते हैं खंड खा पर, और खंड खा के अंतर्गत जो आप पहला क्वेश्चन देखते हैं तो ये आपका संस्कृत अनुवाद संस्कृत के अंतर्गत गद्यांश आ जाता है। यहाँ पर आपको जो है का ऑप्शन में गद्यांश है और खा में आपके पास श्लोक होता है। तो गद्यांश से आपके पास 7 नंबर बनते हैं, ठीक है ना। और ध्यान आप ये रख सकते हैं कि भैया जो आपके पास अनुवाद संस्कृत का जो गद्यांश होगा उसमें आपको करने के लिए 2 होंगे, ठीक है, उसमें कोई एक करना, अथवा करके हमारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें कोई एक करना है। और अनुवाद संस्कृत के जो गद्यांश हैं उनका जो अर्थ है वो हम लोग करा चुके हैं। अनुवाद संस्कृत के पाठों का जो अर्थ है वो आपको वीडियो लेक्चर के रूप में हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। अब अगर हम बात कर लें ये वाला जो गद्यांश है वो कौन सा है, ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है और इसको हम लोग करवा चुके हैं। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, चाहे देख लीजिएगा, डले हुए हैं वीडियो। तो आपको करने के लिए होता है 7 संदर्भ हिंदी में अनुवाद करने के लिए होता है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है ये चैप्टर। और यहाँ पर आप संदर्भ है, प्रसंग और इसका जो है अनुवाद देख पाएंगे, और जो कि कुछ इस तरीके से किया गया है, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो ये आपके पास अथवा करके एक और भैया मेरे प्यारो यारो दुलारो गद्यांश जो है वो दिया गया है, जो कि भैया मेरे प्यारो जातक कथा से लिया गया है। इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग और हिंदी में अनुवाद करके बताना है। ये सारे वीडियो लेक्चर हम लोग आपको दे चुके हैं, तो उनको आपको देखना है, क्योंकि अगर संस्कृत में आपको अनुवाद मतलब जो पाठ का अनुवाद है वो नहीं बन रहा है तो उसके लिए आपको वीडियो लेक्चर देखने होंगे, क्योंकि वो वीडियो जो है वो पाठों का अनुवाद जो है संस्कृत के अनुवाद संस्कृत के आपके, चाहे वो आत्मज्ञ सर्वज्ञ हो, जातक कथा हो, वो सभी वीडियो लेक्चर आपके जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, या फिर XP क्लासेस नाम डाल के सर्च करेंगे ना तो भी मिल जाएगा। जातक कथा XP क्लासेस करेंगे वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये संदर्भ और ये अनुवाद आप देख पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 के खा के अंतर्गत ये आपके पास श्लोक है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कितने नंबर, 7 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 आपको कितने नंबर देके जा रहा है, 14 नंबर भैया। अनुवाद संस्कृत के अंतर्गत यहाँ पर आपके पास 14 नंबर हो जाएंगे। और श्लोक में भी आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। ये सुभाष रत्नानी से लिया गया श्लोक है, ठीक है। सुभाष रत्नानी नामक जो आपका पाठ है, ये सब पाठ कराए गए हैं, इनका पूरा आपको अर्थ विधिवत तरीके से, अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। बस आप ये कर लीजिएगा सुभाष रत्नानी, सुभाषित रत्नानी ये करिएगा और आगे XP क्लासेस डाल दीजिएगा, सर्च मारिएगा, वीडियो आपको पहली उस पर मिल जाएगा, ठीक है। सुभाषित रत्नानी XP क्लासेस डालेंगे आपको तुरंत के तुरंत वीडियो मिल जाएगा भैया, अनुवाद मिल जाएगा बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पर आपके जो है वो 7 नंबर, ये आपको छोड़ के नहीं आने भैया, ये छोड़ के नहीं आने, पूरे 7 नंबर आपको लेके आना है। और इस श्लोक का आप ये पूरा इस तरीके से अर्थ देख पाएंगे, ठीक है ना, ये अर्थ रहा। और ये अथवा करके एक और श्लोक दिया जो महामना मालवीय जो है आपका पाठ उससे लिया गया है। बस आपको क्या करना है, महामना मालवीय डालना है और XP क्लासेस करके सर्च करेंगे, आपको ये पाठ मिल जाएगा, ठीक है ना। और इस श्लोक का ये आप अनुवाद देख पा रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप क्वेश्चन नंबर 9 देख पाएंगे, और यहाँ से आपके बेहतरीन सवाल शुरू होते हैं, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये पूरे नंबर देके जाते हैं आपको, एक नंबर के सवाल रहते हैं। अगर आपका सही तो सही, 1 नंबर पूरा पक्का, गलत तो गलत। तो मुहावरे और लोकोक्तियों पर आप अगर वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो बस इतना डालना, मुहावरे लोकोक्तियां XP क्लासेस, ठीक है। या फिर अकेला डाल देना मुहावरे XP क्लासेस, मुहावरे XP क्लासेस डाल के सर्च मार देना, वीडियो आपको बेहतरीन वाला मिल जाएगा। और ये 2 नंबर ला के देते हैं आपको, ये आपके पास ऑप्शन है, किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। 1 नंबर आपको मिलेगा अर्थ का और 1 नंबर मिल जाएगा आपको वाक्य का। अपने पैरों पर खड़े होना, मक्खन लगाना, बहुत ही आसान है मक्खन लगाना, ठीक है ना। और पिया चाहे कोई सुहागिन, आपको शायद पता
ना हो, पिया चाहे कोई सुहागिन, क्या है भाई, सावन हरे ना भादो सूखे, हर एक चीज कराई गई है। एक बार मैं आपको बता दूं, बस आपको ये करना है, मुहावरे आगे एक्सपी क्लासेस डालना, बेहतरीन वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और अगर मैं इनकी बात कर लूं तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि हर एक का जो है अर्थ है और उनका जो वाक्य प्रयोग है, ठीक है ना। मक्खन लगाना, खुशामद करना, भाई कहते हैं कि भैया ज़्यादा मक्खन लगाओ, मक्खन खाने की चीज़ होती है, लगाने की नहीं, ठीक है ना। तो वही बात है, हैं तो मक्खन लगाना, पिया चाहे कोई सुहागिन, कृपापात्र होना, और सावन हरे ना भादो सूखे, हमेशा एक स्थिति में रहना, ठीक है ना। और दुख सुख मतलब ये है कि भाई हमेशा सुखी सुख बना रहा है, हमेशा दुखी दुख बन रहा है, इस तरीके से कुछ। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9 हमें 2 नंबर देके जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 हमें जो है वो 3 नंबर देके जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 हमें 3 नंबर देके जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि संधि विच्छेद पर हम लोगों ने कितना कितना ज़्यादा वर्क किया है। आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के लिए वीडियो दिए हैं, आप लोगों को मुहावरे लोकोक्तियों पर वीडियो दिए हैं, आपको संधि विच्छेद पर वीडियो दिए हैं। तो आपको बताना है आत्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन आप लोग को अगर मैं बता दूं तो अंतः प्लस आत्मा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आपको बताना है क्योंकि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख लेना, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, संधि एक्सपी क्लासेस डालना, नाम डालना, आप लिखना संधि और एक्सपी क्लासेस, वीडियो सर्च मार देना, आपको बेहतरीन वाला वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद अंतः प्लस आत्मा होगा, ऑप्शन नंबर ये ए कह रहा था। अब आपसे के पास है कि नरेंद्र का संधि विच्छेद बहुत ही आसान है, नर प्लस इंद्र, ठीक है ना, नर प्लस इंद्र जो है वो नरेंद्र का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। और अगला है आपके पास पवित्रम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवित्रम का सही संधि विच्छेद है प प्लस इत्रम, ऑप्शन नंबर ए। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि मेरे पास अगर मैं बात करूं पूरे पूरे नंबर लाने की, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है मुहावरे लोकोक्तियों पर पूरे पूरे 2 नंबर लेके देके आएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो संधि, बेहतरीन पढ़ाई है आपको संधि अच्छी तरीके से, संधि और आगे एक्सपी क्लासेस डाल के सर्च करना, मिल जाएगा वीडियो। और 3 नंबर ये है तो 3 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो जाते हैं, अगर सही तो सही, गलत तो गलत वाला मामला है ये। और आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि हमारे पास ये खा है और ये आपसे विभक्ति और वचन पूछ रहा है। अब मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को विभक्ति और वचन में दिक्कत हो जाती है और 1 नंबर का सवाल है, ठीक है ना। अगर आपको 100 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको 95 प्लस बनाना हिंदी में, तो एक नंबर जो सवाल होते हैं ना, ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो विभक्ति डालना, आगे एक्सपी क्लासेस लगाना, वीडियो मिल जाएगा, शानदार तरीके से विभक्ति और वचन सिखाए गए हैं, उनको जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात कर लूँ तो ये आपको आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा। तो आत्मना शब्द में जो विभक्ति वो तृतीय विभक्ति है और वचन कौन सा है भैया, एक वचन ये है, ठीक है। तो ये आप देख पाएंगे कि आत्मना शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का है, ठीक है ना। और ये आपसे पूछ रहा है कि नामनी शब्द में विभक्ति और वचन आपको बताना है, ठीक है। ये 1 नंबर, तो विभक्ति और वचन पर आधारित हमारे कितने हो गए सवाल, 2 सवाल हो गए, ठीक है ना। 2 सवाल हो गए बढ़िया तरीके से, और इसका आंसर है आपका सप्तमी विभक्ति और एक वचन, ठीक है। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि नामनी शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने सही अर्थ, शब्द युग्म का सही अर्थ के लिए टेस्ट नहीं दिया है? बिल्कुल दिए हैं, ठीक है ना। एक्सपी क्लासेस पर भी हुए हैं, गोले के ज्ञान पर भी हुए हैं, बहुत सारे टेस्ट आपने दिए हैं। 11वें का देख लें, और सही शब्द युग्म चुनने के लिए आपके पास 2 सवाल रहेंगे, ठीक है ना। 1 नंबर के 2 सवाल रहेंगे, तो ये गिनते जाना। मुहावरे में कितने नंबर, 2 नंबर, संधि में कितने नंबर, 3 नंबर, विभक्ति में कितने नंबर, 2 नंबर, शब्द युग्म में कितने नंबर, 2 नंबर, ठीक है ना। ये आपके बिल्कुल पुख्ता वाले नंबर हैं, सही तो सही, गलत तो गलत, ठीक है। और ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अभय उभय, अभय और उभय, ठीक है ना। तो अभय का होता है निडर और उभय का मतलब हो गया दोनों। देखिए अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है निडर और दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया अंश, बहुत ही आसान है। अंश का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब होता है भाग, ठीक है ना। तो अंश का मतलब भाग होता है और अंशु का जो मतलब होता है वो होता है किरण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दिया आपको अंश तथा अंशु शब्द युग्मों का अर्थ भाग और किरण होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत ये आपका जो है खा और नंबर का सवाल है और ये पर्यायवाची से संबंधित है, तो 2 नंबर ये हो गए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था कि 2 नंबर हमारे शब्द युग्म वाले हो गए, ठीक है। और ये 2 नंबर हो गए हमारे पास पर्यायवाची के लिए। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने के लिए आपसे कह रहा है। काल, चपला, नाग पढ़ाए हुए हैं, बस आपको पर्यायवाची शब्द एक्सपी क्लासेस डालना, मिल जाएंगे वीडियो, ठीक है ना। और यहाँ पर इनके आप आंसर देख पा रहे हैं। काल का मतलब क्या है, समय, मृत्यु। चपला का मतलब क्या होता है, चंचल
स्त्री या बादल में चमकने वाली बिजली। नाग का मतलब आप आसानी से समझते हैं, नाग देखते ही आप आंसर बता देंगे। नाग का मतलब दो आपको बताना थे, तो या तो सर्प या फिर आप सांप कह सकते हो, और या फिर आप श्वेत कमल। ये नहीं लिखिएगा कि सांप सर्प, वो तो एक ही मतलब हो गया है ना, वो तो एक ही मतलब हो गया, दो अलग अलग अर्थ लिखना है आपको। या तो आप सांप लिखेंगे और श्वेत कमल लिखेंगे। बात क्लियर है? नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे भैया नाग है तो सांप लिख दो, सर्प लिख दो। भाई बात तो वही हो रही ना, बात तो वही है। आपको है क्या कि आपको एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं, ध्यान रखिए, एक शब्द के दो अर्थ की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से हम लोग इसको पर्यायवाची शब्द ना कहेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक ही शब्द के आप बताते हो, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं, आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत जो गा नंबर का सवाल आएगा, वो आपको कहेगा कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। ऑप्शन में रहेंगे तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा के बता सकते हैं, ठीक है ना। जिसकी गणना ना की जा सके वो होता है आपका अगणनीय, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ से आपके 2 नंबर के सवाल ये बन जाते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पर आधारित 2 सवाल ये बन जाते हैं। और जंगल की अग्नि बताइए क्या होता है। जंगल की अग्नि को हम दवाग्नि कहते हैं, ठीक है। जंगल की आग यानी जंगल की अग्नि का सही शब्द हो जाएगा आपका दवा अग्नि, ठीक है ना। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए आपके पास 2 नंबर यहां से बनते हैं। भैया सीधे सीधे नंबर है, फिक्स एकदम पक्का। और क्वेश्चन नंबर 11, अभी अपना क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है, जिसमें आपके पास ये चौथा सवाल आ जाएगा घा करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत 4 सवाल हैं, क ख ग घ करके, ठीक है। और इनमें किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये आपको बताए गए हैं, सिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है कि हाँ भैया वाक्य जो शुद्ध वाक्य करने होते हैं वो किस प्रकार से करने होते हैं, क्लासेस भी ली गई हैं आपको, ठीक है ना। तो 2 नंबर यहाँ से आपके बनने हैं। तो इस प्रकार आप एक आइडिया लगाएंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वहां पर हमारे पास मुहावरे लोकोक्ति थे, 2 नंबर वहां से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत हमारे पास संधि और विभक्ति थी, तो संधि में 3 नंबर, विभक्ति में 2 नंबर, 5 नंबर वहां से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 4 क्वेश्चन थे, क ख ग घ। और जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा था शब्दार्थ वाला, ठीक है ना, जोड़ों वाला, 2 नंबर वो बनते हैं। और वो था अगला था एक शब्द के 2 अर्थ, 2 नंबर वहां से बनने हैं। फिर अगला है ये आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, तो 2 नंबर वहां से बनने हैं। और ये आपका है किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध करना, शुद्ध वाक्य वाले तो 2 नंबर ये बनने। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 11 की बात करूं तो यहाँ से हमारे पास 8 नंबर जो है वो बनते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 8 नंबर देके जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 2 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 10 5 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 11 8 नंबर का, जो एकदम पूरा फिक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन 2 वाक्यों को शुद्ध करने के लिए दिया गया, और ये 2 वाक्य जो हैं वो आप कोई भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद भैया रस छंद अलंकार, कितनी ज़्यादा मेहनत की गई है, कितनी ज़्यादा रस छंद अलंकार पर मेहनत की गई है। और आप वीडियो देखना, टॉप लेवल के वीडियो है, टॉप लेवल। हर एक वीडियो लाख के, रस वाला वीडियो तो 3 लाख के ऊपर गया है। हर एक वीडियो शानदार वीडियो बनाए गए हैं रस छंद अलंकार के लिए आपके पास, और बेहतरीन है। जिसमें आपको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिया है वीर तथा अथवा हास्य रस के लिए। बस इतना कर देना, रस XP क्लासेस सर्च मारना, वीडियो मिल जाएगा। 3 लाख से ऊपर गए व्यू, क्योंकि शानदार वीडियो है और शानदार उसमें व्यूज आए हैं। और ये आपके पास 2 नंबर का है, ठीक है ना। तो मेन बात होती है उदाहरण की, तो यहाँ पर आप वीर रस के लिए देख पाएंगे बेहतरीन उदाहरण दिया है, शानदार यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। किसके बारे में बात हो रही है, किसकी ये चर्चा हो रही है, बताना जरूर कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि ये बेहतरीन आपका वीर रस का है, बेहतरीन शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला आपका ये उदाहरण दिया गया है, बेहतरीन वाला। तो कमेंट्स बॉक्स में बताना ये किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और वीर रस के बारे में बात कर सकते हैं, अथवा आप हास्य रस के बारे में बात कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया रस छंद अलंकार की बेहतरीन तैयारी हुई है। आप डालिए रस XP क्लासेस, वीडियो मिल जाएगा, छंद XP क्लासेस वीडियो मिल जाएगा, अलंकार XP क्लासेस वीडियो मिल जाएगा, संधि XP क्लासेस वीडियो मिल जाएगा शानदार तरीके से, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलंकार देख रहे हैं, तो अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 नंबर यहाँ पर आपको मिलने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आप देख पाएंगे, और आप ये उपमा अलंकार ये इस प्रकार से आप देख पाएंगे, ठीक है ना। और उपमा के लिए आप उदाहरण देख पाएंगे, पीपर पात सरस मंडोला, बहुत ही आसान है। इसके बाद ये आपका 2 नंबर का बन जाता है भैया दोहा अथवा चौपाई के लिए, ठीक है ना। बस क्या करना है, बस सिंपल छंद लिखना, यूट्यूब पर छंद लिखना और XP क्लासेस करके वीडियो डालना, आपको जो है वो वीडियो शानदार वाला वीडियो मिल जाएगा। दोहा अथवा चौपाई के लिए बारे में बात कर रहा है ये।
और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये हमारे पास दोहा हो गया, ये उदाहरण है, ये आपको बढ़िया तरीके से याद करना है। देखो हिंदी है, आखिरी के 4 दिन रखो और पेल के रट्टा मार डालो, कुछ ना करो भैया। आपको हिंदी का आगे जाके, अगर आप साइंस साइड के हो ना, तो आगे जाके हिंदी का आपका कोई काम नहीं है। 4 दिन है, बैठ के रट्टा मार डालना बस, कुछ नहीं। बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लो, 4 दिन में 5 दिन में पूरा रट मारो बस। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि समझो ना समझो, नहीं, रट मारो। हाँ, अगर जो वीडियो आपको दे रखे हैं संधि, छंद, रस, छंद, अलंकार, विभक्ति, उनको देख लो, वहाँ से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, तो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में भी आ जाएगा। लेकिन एटलीस्ट ये करना कि छोड़ के नहीं आना प्यारो, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे कि ये हो गया रस हो गया, और रस और ये चौपाई हो गई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत आपने रस, छंद, अलंकार देखे, तो वहाँ से आपके 6 नंबर बन गए। इसके बाद हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये आपको जो है आवेदन पत्र लिखने के लिए आएगा, और 2 रहते हैं जिसमें से आपको एक करने के लिए इस तरीके से रहता है। मतलब आवेदन पत्र कह लीजिए या प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन लिखने के लिए आते हैं, जो कि 6 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ आप देख पाएंगे ये आपको दे रहा है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। ये 6 नंबर का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो एप्लीकेशन लिखना है उसका प्रारूप किस तरीके से रहेगा, क्या आपको लिखना है। बहुत ही सिंपल तरीका होता है एप्लीकेशन का, वो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, यहाँ पर पॉज कर लीजिएगा वीडियो और आप एक एक चीज़ देख लीजिए। 6 नंबर बहुत ही अच्छे हैं, पूरे पुख्ता नंबर सीधे सीधे मिलेंगे और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि होजरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई, यानी कि ये आपके लोन पर आधारित सवाल है। फाइनेंशियल आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, उस पर आप एक एप्लीकेशन जो है वो फाइनेंशियल जो है ऋण की मांग, लोन के लिए आप जो है वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो इसको आपको किस तरीके से लिखना है, अथवा करके है, तो 2 में से कोई आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका प्रारूप रहता है और इस प्रारूप को आप बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा पॉज करके और अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी आपको PDF का मैंने बता ही दिया है। और ये आपके लिए आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत आपको निबंध लिखना है, जो कि 9 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से रखिएगा निबंध। और ये यहाँ कहा जा सकता है कि निबंध में आपको पूरे नंबर नहीं मिल सकते, लेकिन अगर आपने साफ लिखा है, सुंदर लिखा है, अच्छा लिखा है और जो आपका निबंध है उस पर आधारित रह के आपने सारी चीज़ें बताई हैं, अगड़म बगड़म तिगड़म नहीं लगाया है, तो आपको काफ़ी अच्छे 8 नंबर तक जो है वो आराम से मिल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हिंदी में आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे 100 में 100, लेकिन आप 95 प्लस 95 प्लस लाने की पूरी जो है वो आप रखेंगे। और आपने देखा है कि खंड जो खा है हमारा वो सोर्स है, यूनी यहाँ पर एक एक नंबर के 2-2 नंबर के सीधे सीधे सवाल रहते हैं, और अगर आपका सही तो सही और गलत तो गलत वाली बात रहती है। तो मतलब अगर ये सही हो जाएगा मामला खंड खा के अंतर्गत, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 5 जो है वो निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा और उसमें से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग भ्रष्टाचार समस्या और समाधान पर जो है वो निबंध देख लेंगे इस तरीके से। तो भ्रष्टाचार समस्या और समाधान पर ये एक प्रारूप के रूप में आपको निबंध दिया हुआ है, और इसको आप देखते चलिएगा कि किस तरीके से ये निबंध यहाँ पर लिया गया है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको निबंध को लिखते चलना है। इसका आप थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का पढ़ना चाहो तो आप धीरे धीरे पॉज करके पढ़ लीजिएगा एक बार, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आपका भ्रष्टाचार निबंध हो गया और ये पूरा पेपर यहीं पर फिनिश होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और खंड खा यहाँ पर आपको 50 नंबर देके जाएगा। वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। फिर से मैं कह दूँ, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको इस नंबर पर आपको मुझे जो है व्हाट्सअप करिएगा 6393666619 पर। अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो आपको PDF मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी PDF मिलेगी। आपको एक बार 99 रुपये देना है, और जितनी भी मेरे पास PDF हैं बोरा भर भर के PDF हैं, मैं आपको PDF दूंगा। आपको इसके 99 रुपये के अंतर्गत हिंदी के 21 सॉल्व पेपर इसी तरीके से मिल जाएंगे, और इंग्लिश के भी जो है वो 7 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, जिनको आप बढ़िया तरीके से देख सकते हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में अपनी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरे हल पेपर चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा और आपको जो पेपर हैं वो मिल जाएंगे। हर एक पेपर आपको शानदार तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।